चले बेटा। ओके बेटा, तो बेटा कल कहां तक हुआ है देख लीजिए। कल हम शायद उस पे आ गए थे। हाँ, जाइलम बेसल, यानी फिर से बता देते हैं। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे जाइलम टिश्यू को लेकर के। तो आपने हमें कल सिखाया कि जाइलम टिश्यू वह टिश्यू है जो पौधे में जमीन से जल और खनिज लवण यानी मिनरल एब्जॉर्ब करके पौधे के शाखा, पत्तियों वो उसके सभी एरियल पार्ट को ये पहुंचाता है। फिर हमने दूसरी बात कही कि इसका कार्य ग्रेविटी के यानी mg के विरुद्ध लेके जाना है। अतः इसको काफी ज्यादा चूषण दाब की जरूरत है और यह अकेले केवल एक सेल से पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने कहा कि जाइलम जो टिश्यू है वह कुल 4 सेल से मिलकर के बनी होती है। पहले है जाइलम बेसल, यस्टरडे ये बात हो रही है। दूसरी है जाइलम ट्रैकिट्स, तीसरी है जाइलम पेरेन्काइमा, है ना जी, और चौथी है जाइलम फाइबर्स। अब हम लोग देखेंगे कि ये कैसे कैसे बनी हुई हैं। ओके बेटा, तो लीजिए, चला जाए। तो चलिए अब आप लिख लीजिए, बोले लिखिए। पहला हेडिंग दीजिए जाइलम बेसल, जाइलम वेशल। पहले डिस्कशन कर लीजिए अगर कोई अभी डाउट्स है तो। सब क्लियर है? तो अब दीजिए बेटा जाइलम वेशल। लिखिए जाइलम टिश्यू जाइलम टिश्यू हुआ बेटा अनेक बेलनाकार बेलनाकार मतलब जान गए ना, सिलेंड्रिकल, और नलिकाकार माने ट्यूबुलर। वो नलिकाकार, बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल, और नलिकाकार यानी कि ट्यूबुलर। हो गया? सेल्स से मिलकर बनता है सेल्स से मिलकर बनता है यही रचना, यही रचना जाइलम बेसल कहलाती है। हो गया? जाइलम ट्रैकिट की अपेक्षा इसकी व्यास अधिक होती है। इसकी व्यास अधिक होती है। इनमें भी वलयाकार सर्पिलाकार लिग्निफाइड लिग्नी थिकनिंग्स, थिकनिंग मतलब मोटाई, थिकनिंग लिख लोगे ना बेटा, थिकनिंग्स
होती है। है ना बेटा? और जानते हैं ना आप, ये सबसे ज्यादा होती हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। इसीलिए जितने एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं देखिएगा, उनकी सिंचाई आपको ज्यादा करनी पड़ती है। तो लिख लो, ये अधिकतम संख्या में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होती है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होती है। तो बेटा ये हमने आपको बता दिया, इसमें तो एकदम आसान ही लगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आइए जाइलम ट्रैकेट्स। जाइलम। अब बेटा ये कौन है और क्या करेंगे? अब ये जो है ना जाइलम ट्रैकेट्स, अब ये इलोंगेट, जैसे पाइप नहीं देखे हैं, तो पाइप जितना ही लंबी होती है उतना ही आप दूर तक पानी ले जा सकते हो। तो ये क्या है? इलोंगेटेड है, यानी इन्हीं के द्वारा हमारा पानी का संवहन आसानी से होता है। समझ रहे हैं ना? तो दे दीजिए, ये मुख्य रूप से इलोंगेटेड यानी कि लंबी बेलनाकार, मुख्य रूप से इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल, ट्यूबुलर, सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर, हो गया बेटा? सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर रचनाएं होती हैं। हो गया? जो पौधे के अंगों को मैकेनिकल सपोर्ट भी देती हैं। मैकेनिकल सपोर्ट भी देती हैं। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। अभी हम कल के लेक्चर में भी बता रहे थे कि जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा वो सेल डेड होगी, क्योंकि हमने कहा था हक्सले और परकिंजे ने सेल थियरी में यही कहा था कि जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार होता है। जैसे कल स्कलन काइमा बता रहे थे तो कहे थे ये डेड सेल है, क्योंकि उनमें प्रोटोप्लाज्म। वैसे जाइलम की जो ट्रैकेट्स हैं उनमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसलिए आप इन्हें डेड सेल भी कह सकेंगे। राइट है? इसीलिए अब देखना, लकड़ी जैसे ये पौधा का ये मेज बना है ना, अब ये लकड़ी कट चुकी है, लेकिन पानी गिराना तो देखना वो लकड़ी में फैल जाएगी, क्योंकि उसमें अभी भी जाइलम ट्रैकेट्स हैं जो पानी को संवहन करा देंगी कैपिलरी फोर्स के जरिए, जो अभी फिजिक्स में कल परसों सुने हो। हाँ बेटा, तो लिख ले, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, इसलिए डेड सेल होती हैं। अब ये सब कंपटीशन का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? अच्छा, अब जैसा लिखे हो ना कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं, तो अब तुमसे ये एग्जामिनर पूछ सकता है बेटा ये मैकेनिकल सपोर्ट कैसे देंगी? तो जैसे कल कोलेन काइमा में बता रहे थे कि कोलेन काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस में लिग्निन रहता है। जैसे हमने समझा था कि ईटा का ये मकान बनाए हैं, तो ईटा के बीच में मसाला डाल रहे हैं, तब ये दीवार देखो मजबूत हो गई है। अब वो इस छत का लोड सह ले रही है, लेकिन अगर हम खाली ईटा सरिया देते तो ढह जाती। तो इसमें जब लिग्निन सेल आ जाती हैं, लिग्निफाइड हो जाती हैं, तो इस वजह से ये मजबूत सहारा देती हैं।
जैसे आप पाइप से पानी ले जाना चाहो तो पहले पाइप फैलाते हो, अगर मुड़ा हो तो कहते हो कि भैया मुड़ा है, पाइप फट जाएगी या पानी नहीं जाएगा। लेकिन अगर फैला दो और वो पाइप मजबूत हो, जैसे लोहे वाली पाइप, तो देखना ऐसे सीधे दीवार के सहारे खड़ा कर दो, पानी आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन अगर प्लास्टिक वाली ले लो तो देखना उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, नहीं तो जगह जगह पानी के लोड से वो टेढ़ी हो जाएगी, तो प्रेशर से पानी पूरा नहीं पहुंचेगा और पाइप फट जाएगी। तो उसी तरह इसको सपोर्ट देने के लिए जो जाइलम ट्रैकिट्स की दीवार है वो लिग्निफाइड होती हैं और थिक होती हैं, इसी से इसको मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाता है। समझ आ गई? तो लिख लो, इनकी दीवार लिग्निफाइड, इसकी दीवार लिग्निफाइड होती है और थिक होती है। थिक मतलब मोटी, इसी से यह इसको मैकेनिकल सपोर्ट दे देता है। दिस इज व्हाई इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। So whenever the question is asked how it get the mechanical support, so you will say that sir, xylem tracket thick wall are very thick and they are lignified, so it provides the mechanical support. आ गया बेटा? बोलो कोई डाउट्स? ओके, तो ये हो गई बेटा जाइलम की ट्रैकेट्स। अब अगला लीजिए जाइलम पेरेंट काइमा। देखिए हेडिंग हमारी पड़ी हुई है जाइलम पेरेंट काइमा। अब आपको पिछले दिन याद होगा मैंने पेरेंकाइमेटस सेल पढ़ाया था, तो बताया था कि ये लिविंग सेल है और इनकी सेल वॉल पतली होती है, वही यहाँ है। लिख लो ये लिविंग सेल है और इनकी सेल वॉल थिन होती है। सेल वॉल थिन यानी पतली होती है बच्चों? सेल वॉल थिन होती, थिन बोले तो पतली, पतली होती है, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम में ये ज्यादा पाई जाती हैं। सेकेंडरी जाइलम में अब सेकेंडरी जाइलम कहां से आ गया? तो हमने अभी कल परसों में बताया था ना, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी, यानी जब प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद कैम्बियम बनेगा तो कैम्बियम के डिवीजन से नई नई जो अब बनेंगी दोबारा जाइलम फ्लोएम, वो कही जाएंगी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी। तना है वो दुबला पतला रहेगा, और जितने भी डाई कट के प्लांट्स हैं उनमें देखोगे तो सेकेंडरी ग्रोथ के कारण वो थिक हो जाएंगे और पेरिनियल होते है ना। जैसे ये दुबला पतला है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, ये खा पी के टाइट हो जाएगी तो सेकेंडरी। इसी को याद रख लेना। आगे समझ में? ये नहीं लिख, इम्तिहान में इसको मत लिखना, ये मेमोरी के लिए खाली है। आ गया समझ में? तो लिख लो, लिखे सेकेंडरी जाइलम में अधिकता से पाई जाती हैं, इनकी भित्ति पर पिट्स पाए जाते हैं, इनकी भित्ति पर पिट्स पाए जाते हैं। ओके, इनकी भित्ति पर क्या होते हैं? पिट्स पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? आगे लिख लो, इनका कार्य जल व खनिज लवणों के संवहन में सहायता करना,
खनिज लवणों के संवहन में सहायता कर लिखे बेटा स्कलरिन काइमेटस। हाँ बच्चों दिखाई देने लगा। ये नेटवर्क की कृपा है बच्चों, घबराना नहीं। हाँ हाँ हो गया बेटा। क्या लिखे? हाँ स्कलरिन काइमेटस सेल की बनी होती है। हो गया। इनकी सेल वॉल अत्यधिक मोटी और लिग्निफाइड होती है। लिग्निफाइड होती है। लिखे बेटा? अब जानते हो? हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपको? इसका मुख्य कार्य मैकेनिकल सपोर्ट देना होता है। मैकेनिकल, यस हो गया बेटा। अब बताओ ये चारों में कोई डाउट है तो बोलो फिर से बता दें। अब जानते हो जाइलम दो तरह के होते हैं। अब ये जो बताने जा रहा हूं ना ये कंपटीशन के लिए और साथ में वाइवा के लिए एग्जामिनर पूछेगा तुमसे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। हाँ बल्कि समझ लो तब लिखना, ठीक है? हाँ समझ आ जाए तब लिखना। और जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत गंभीर विषय है। देखो बेटा जाइलम जो है दो प्रकार का होता है और ये हम प्रकार उसके आकार को देखकर करते हैं। जैसे एक को कहते हैं प्रोटोजाइलम, सुने हो ना? वेरी गुड। दूसरे को मेटाजाइलम। देखो तो अंकिता सुनी है तो अच्छी बात है, ऐसे ही ध्यान दो। प्रोटोजाइलम और एक, अब मैं तुमको चित्र बना के दिखाता हूँ। अभी मैं कह रहा था ये स्क्लेरेन्काइमा है, कल पढ़ाए थे स्क्लेरेन्काइमा हेक्सागोनल होती है। अब देखो अभी एक 12 का बच्चा बना के लाया था, वो कुल गोलाई पार के लिए आया था, तो हमने कहा बेटा तुम्हारा टोटल गलत है। वो अभी मैं उस दिन पेरेंकाइमा पढ़ा रहा था तो भी बताया गोलाई नहीं पारना है, आपको पहले जानना होगा कि कौन सेल की क्या आइडेंटिफिकेशन है। अगर वो चीज उसमें नहीं है तो आपका वो जलेबी भाई वाला कंडीशन बन जाएगा, तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। समझ गए? तो आपका वो जलेबी नहीं है, वो उसमें देखना है कि वो पेरेन्काइमा है कि कोलेन्काइमा है कि स्क्लेरेन्काइमा है। तो जो जिसका होता है वो सेल बनेगी तब सही होगा। आइए जैसे ये देखिए मैं थोड़ा बड़ा आकार का बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं हेक्सागोनल हो गया। और अब इसको ऐसे देखिए, अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा हूं तो छोटा होता जा रहा है। ये देखो, देखो छोटा हो रहा है। अब ये देखो छोटा हो गया ना। अब ये देखो ये आकार में बड़ा है, देखो ये हेक्सागोनल देख लो, यानी स्क्लेरेन्काइमा है, तो ये आकार में बड़ा है, इसका नाम है मेटाजाइलम। क्या नाम है? आइजन छोटा आकार में है, ये प्रोटोजाइलम है। ओके अब थोड़ा सा समझना। देखो अगर ये जाइलम रूट की है कि स्टेम की है, क्योंकि स्टेम और रूट दोनों में ही जल का संवहन होगा, तो अगर प्रोटोजाइलम पेरिफेरल हो
ये देखो प्रोटोजाइलम पेरिफेरल हो, इसका अर्थ समझते हो? इसका हिंदी अर्थ है, ये देखो ये देखो वेस्कुलर बंडल है और इस बंडल में इसका नाम एंडोडर्मिस है। हाँ वेरी गुड। देखो जो बच्चे थोड़ा भी पढ़े होंगे ना तो वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखो, अब इसको देखो, मैं तुम्हारे सामने देख रहे हो, ये आयताकार या लगभग आयताकार बना रहा हूं, ये एपिडर्मल सेल होती है। देखो ऐसे देखो। हाँ, ऑनलाइन जो बुजुर्ग बच्चे हैं वो जरा ध्यान देंगे, यानी मेरा इशारा कक्षा 12 वालों की ओर है। तो ये जो बुढ़वा है वहां संजय वाली दृष्टि से देख लें, कायदे से। ये देखो, ये देख रहे हो? हाँ, ऑनलाइन में बुढ़वो हैं तो उनके बता रहे हैं। ऐसा जो है ना, तो ये एपिडर्मल सेल है। समझ में आ गया? ऐसे ब्रिक मॉडल है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये देखो ब्रिक मॉडल माने ईंटा की तरह जोड़ाई ऐसे ही होती है ना। तो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस दोनों एपिडर्मल सेल है। हाँ नेहा, कुछ गई बात दिमाग में? ये देख लो। और उस दिन जो है आदित्य दिखा रहा था, तो आदित्य भी देख लो, ये जितने ऑनलाइन वाले हैं बुजुर्ग, ये सब देख लो। और ये बुढ़वा जो है बोले भी, चैट भी कर ले। हाँ ये कौन है बुढ़ा? नेहा ही है। ये बोल रही यस सर। ठीक है, दिख रहा है ना बेटा? बढ़िया है। चलो देखो, अब ये देखो, ये एपिडर्मल है और ये ब्रिक मॉडल होगी तो मेरिस्टेमेटिक है। सूरज, कहीं और चले जा रहे हो? तो ये देखो, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ऐसी रचना पेरीसाइकिल में मिलेगी, ऐसी ही रचना कैम्बियम में भी मिलेगी। अब देखो तो अंतर हो गया कि नहीं हो गया? तो खाली जलेबी बाई से काम नहीं चलेगा। आया बस समझ में? हाँ, बेचाय पिया मेलवा में, तो बेचाय पिया मेलवा में वाला जलेबी नहीं चाहिए हमको। तो इसलिए ध्यान रहे कि कहाँ की जलेबी कैसी है। देखो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गई, ऐसी पेरीसाइकिल में होगी, कैम्बियम की सेल ऐसी होगी, और ऐसी सेल होगी तो ये एपिडर्मल सेल है। ये एपिडर्मिस में होगी और एंडोडर्मिस में होगी। अब जैसे ये दिखा रहा हूं देखो, अब पूरा बनाएंगे तो टाइम लगेगा, ऐसे ये चारों ओर रहेगा। अब ये पढ़ो, प्रोटोजाइलम पेरिफेरल, यानी ये अगर छोटी वाली प्रोटोजाइलम परिधि की ओर है, यानी एंडोडर्मिस की ओर है, तो ये इस कथन का तात्पर्य है कि अगर प्रोटोजाइलम पेरिफेरल हो तो ऐसा होगा, तो ये कंडीशन एक्सार्च कहलाती है। और अगर ऐसा कंडीशन है तो इसे रूट कहते हैं, यानी रूट की आइडेंटिटी है। नेहा ध्यान से सुनो बेटा, ये ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। अभी फिर से सुनो, बाइबा में लगोगी लौटने। जब प्रोटोजाइलम यानी हाई छोटे आकार वाला, अब इसका देखो स्करण कायमा, इसलिए हम जान गए कि ये प्रोटोजाइलम है। तो प्रोटोजाइलम जब एंडोडर्मिस की ओर होगी यानी पेरिफेरल होगी, तो ये कंडीशन एक्सार्च है, और ऐसा जिसमें होगा वो होगा रूट, यानी कि प्रोटोजाइलम पेरिफेरल और मेटाजाइलम सेंट्रिपिटल, यानी कि यहाँ बीच में पिथ होता है। तो अगर हमारे मेटाजाइलम की स्थिति सेंटर की ओर है यानी पिथ की ओर है, समझ गए? तो ये कंडीशन एक्सार्च है, और ऐसी स्थिति जिस वेस्कुलर बंडल में होगा वो रूट है। इसी से हम जान जाते हैं कि ये रूट है कि स्टेम है। माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे, ये मिल जाए तो जान जाना ये रूट है। तो इसलिए बाइबा में एग्जामिनर पूछेगा हाउ टू आइडेंटिफाई दैट इट्स ए रूट, तो वी शुड से सर condition is exarch. So then he will ask you what is the exarch? Sir, when the protoxylem is peripheral, metaxylem is centripetal, this condition is exarch and it is only found into the root. समझ आ गई? और इसी का उल्टा कर दो कि मेटाजाइलम हो जाए पेरिफेरल, अब प्रोटोजाइलम हो जाए सेंट्रिपिटल,
यानी पित्त की ओर, तो ये कंडीशन एंडार्च है। इसे क्या कहेंगे? एंडार्च कंडीशन। और ऐसा किसमें होगा बेटा? हाँ, मतलब समझ गए। अब ये वाला हो जाए ऊपर और ये वाला, यानी कि मेटाजाइलम हो जाए एंडोडर्मिस की ओर यानी पेरिफेरल। अभी तो आसान लगेगा, आज भी आसान लगेगा, कल पूछ देंगे तो परेशान लगोगे। इसलिए खोपड़ी को एजुकेट करो। नेहा, खोपड़ी है कि खोपड़ी है? सुन लेना, देख लेना, तो बात समझ में आ गया? कभी नहीं समझ आया? अभी तो आसान लगेगा। क्यों आसान लगेगा? क्योंकि ताजा ताजा है। लेकिन घर जाते जाते कुछ लोग पैदल जाते जाते घर भूल जाते हैं, और जो लोग घर ले जाके फेंक देते हैं वो एकदम में से भूल जाते हैं। अभी तो बड़ा आसान लग रहा है, और ये ज्ञान आपको 2 साल रखना है। तो इसलिए कंडीशन को माइंड से एजुकेट करो कि व्हेन, जब प्रोटोजाइलम एंडोडर्मिस की ओर हो या कह दो पेरिफेरल हो, यानी परिधि की ओर हो, हिंदी भी बोल दे रहे हैं, और मेटाजाइलम पित्त की ओर हो यानी सेंटर पटल हो। समझ गए? तो ये कंडीशन एक्सार्च है और ऐसा रूट में होता है। और अगर मेटाजाइलम पेरिफेरल है, एक तो याद रखोगे तो दूसरा उल्टा है। अगर मेटाजाइलम पेरिफेरल है और प्रोटोजाइलम सेंट्रिपेटल है तो ये कंडीशन एंडार्च है, और इस नाते ये रूट है। मैं नेहा को बार बार इसलिए बोल दे रहा हूं, आप लोग सोच रहे काहे सर उसको बोल रहे हैं। अभी सबों को बोला मैंने कि टीएस आप डाइकट मोनोकट रूट बना के ले आओ। ऐसे सबों को सिखाया कि पहले लिखना रूट क्यों है, फिर लिखना कि मोनोकट क्यों है। ये सब घर गई, वो दिन काम की नहीं, 2 दिन बाद अपना बोझा समझ के करके चली आई, और किताब में जवन लिखा था कुल उतार के चले आए। तो हमने इनको डाटा कि तुम कहां से बाइबा आएगा, क्योंकि ये बोझ समझ के लिख रहे हैं सब कि हमको ये लिख देना है बस। तो इसलिए मुझे बार बार उसको कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप अच्छा बताएंगे नहीं तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे नहीं। ये कहानी नहीं है, ये दिमाग का सूत्र है। अब हम आपको लीफ बता देते हैं कैसे होगा। देखिए, जब ये देखिए मेटाजाइलम और ये प्रोटोजाइलम। अब देखिए यहां क्या चल रहा था, प्रोटोजाइलम पेरिफेरल था, मेटाजाइलम सेंट्रिपिटल कंडीशन एक सार्च था, इसलिए रूट था। और जब मेटाजाइलम पेरिफेरल हो गया, प्रोटोजाइलम सेंट्रिपिटल हो गया, तो एंडार्च हो गया, इसलिए स्टेम है। और अब जब प्रोटोजाइलम, देखो ये छोटा है ना, इसीलिए हमने बोला था कि स्क्लेरेंकाइमा खाली हेक्सागोनल ही नहीं होती, वो राउंड भी हो सकती है। तो इस समय देखो राउंड शेप में है। तो देखो प्रोटोजाइलम की स्थिति मेटाजाइलम के बीच में है। देखिए 2 मेटाजाइलम के, यानी यह न तो पेरिफेरल है न सेंट्रिपिटल है। तो ऐसी कंडीशन को मेसार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देखो मेसार्च कहते हैं, MESARCH। इन सबों को नहीं दिख रहा है, छोड़ो, बूढ़े हैं सब, कितना देखेंगे। ये देखो अब दिख जाएगा ये बुढ़वन के, मेसार्च है। तो जब ये कंडीशन मेसार्च है तो ये लीफ है। तो इतनी स्ट्रांग पोजीशन है, इसलिए हम लोग समझ जाते हैं कि ये रूट है कि लीफ है कि स्टेम है। अब सबके दिमाग में चला गया? तो ये है। तो अब हमने यहां तक कर दिया, इसलिए मैंने कहा पहले समझ लो तब लिखो। अब चलो लिख डालो, लिखो बहुत जल्दी लिखो। लिखो जाइलम 2 प्रकार की होती है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। हो गया? छोटे आकार वाली जाइलम को, मतलब जोने का आकार छोटा है, समझ गए ना, छोटा बच्चा समझ के, है ना, सुने हो ना गाना, वही याद कर लो। जिसका आकार कैसा है? छोटा है,
उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं। और जिसका आकार बड़ा है, बोलो, वो मेटाजाइलम होता है। यदि प्रोटोजाइलम की पोजीशन पेरिफेरल है और मेटाजाइलम की पोजीशन सेंट्रीपिटल है, अर्थात पिथ की ओर है। समझ आ गई? तो इस कंडीशन को एक्सार्च कंडीशन कहते हैं। एक्सार्च कंडीशन कहते हैं। देखिए बेटा, और ऐसी स्थिति होने पर वो रूट होती है। रूट होती, ठीक है, पहले चेंज करके दो। अगर मेटाजाइलम पेरिफेरल है यदि मेटाजाइलम पेरिफेरल है और प्रोटोजाइलम 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 सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल समझ गए ना बेटा, पिथ की ओर, पिथ की ओर यानी सेंट्रीपिटल है। तो इस कंडीशन को एंडार्च कहते हैं। क्या कहेंगे? और ऐसा स्टेम में होता है। ऐसा स्टेम में होता है। ठीक बात है, और अब दे दीजिए। हो गया बेटा यहाँ पे, ऐसा स्टेम में होता है। और अगला लिखिए, यदि मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की पोजीशन मध्य में है, ये वाला चित्र देखिए, यहाँ वाला लिखे है ना, यानी अब ये ना पेरिफेरल है ना सेंट्रीपिटल, दोनों मध्य में, देख रहे हैं? तब इस कंडीशन को मेसार्च कहते हैं। एक्सार्च, एंडार्च, मेसार्च, मेसार्च कहते हैं। हो गया? और ऐसा लीफ में होता है। लीफ माने जानते हो ना क्या? तना। अच्छा, पत्ती, तो लिख दो ऐसा लीफ में होता है। तो अब तो मुझे लगता है कि तुमने जाइलम की काम क्लियर कर ली है। अब कहाँ चलेंगे? अब चलेंगे फ्लोएम के ऊपर। अभी जाइलम पढ़ रहे थे।
चले बेटा। अब आ जाइए, फ्लोएम क्या होती है। तो आप जानते हो कि फ्लोएम भी संवहनी ऊतक है और इसका कार्य क्या है, पत्तियों में बनने वाले भोजन का हर दिशा में संवहन करना। जैसे ऐसे समझो, जैसे ये देखो एक पौधा है, ये उसकी जड़ है और ये देखो उसका स्टेम है, ये सारी ब्रांचेज हैं। अब ये देखो इसकी लीफ है, देख रहे हो ना। हाँ देखो पहले ध्यान से। अब भोजन जानते हो कहाँ बनता है, लीफ में बनता है। अब इस लीफ में भोजन बना, इसमें भोजन बना, इसमें बना, तो इसका संवहन इधर भी करना है, इधर भी करना है, ऊपर भी करना है, नीचे भी करना है, नीचे जड़ तक ले जाना है, माने एक एक सेल तक ले जाना है। जैसे कि जल और भोजन का संवहन कर रहे थे, अरे जल और खनिज लवण का, तो ग्रेविटी के विरुद्ध जा रहा था। ये ग्रेविटी के विरुद्ध भी है और ग्रेविटी के सापेक्ष भी है। जैसे यहाँ से भोजन ऊपर की शाखा में जा रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो गया, और पार्श्व में जा रहा है, नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी के अनुकूल हो गया। तो ये जो कार्य है वो फ्लोएम का है, यानी कि पत्ती से लेकर भोजन को कैरी करके शाखा में, तना में, जड़ में, फल में, फूल में, है ना, इसका सब यही पार्ट है ना। इन तक भोजन का संवहन करना जिस ऊतक के द्वारा होता है उसे हम फ्लोएम टिश्यू कहते हैं। समझे बेटा। अब तुम्हारे घर किचन में खाना बन गया और तुम्हारे पापा जी बैठे हैं आंगन में, तो कहे अंकिता जाओ खाना ले आओ, तो किचन से खाना लगा के तुम ले जाओगी जहां तुम्हारे पापा हैं, तो पापा को सेल मान लो, अब किचन को पत्ती, भोजन का नाम भोजन और अंकिता का नाम फ्लोएम। अब समझ आ गई ना। अब उसी समय तुम्हारा भैया भी बैठा है, भैया बैठा है छत्ते पर, अब खाना लेके छत्ते पे जाओ। ऐसा देखो कि जाड़ा में लोग कर देते हैं, कहने लिया घमोए खा लेते हैं। तो अब तो खाना पहुंचाने वाला कभी छत पे जा रहा है, कभी छत के नीचे जा रहा है, तो वैसे ही हाल तो यहाँ भी है ना। तो ये सारा फूड का डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसलोकेशन अगेंस्ट द ग्रेविटी टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ये काम जो है फ्लोएम के द्वारा होगा। समझे बेटा। लिख लो। किसी भी पौधे में, किसी भी पौधे में पत्ती के अंदर बनने वाला फूड, अब फूड कैसे बनता है जानते ही हो ना, फोटोसिंथेसिस से, है ना जी। बनने वाला फूड का डिस्ट्रीब्यूशन तथा ट्रांसलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसलोकेशन, आ जाओ बेटा, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन जिस ऊतक के द्वारा गुरुत्व के विरुद्ध अथवा गुरुत्व के सापेक्ष या दोनों में दोनों में होता है, उस टिश्यू को फ्लोएम टिश्यू कहते हैं। अब देखना कभी कभी बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं कि जाइलमवा भोजन ले जाता है कि फ्लोएमवा ले जाता है। तो भैया मैं एक आपको सूत्र दे दे रहा हूं, ज फॉर जाइलम, अब फूड फॉर फ्लोएम, यानी एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम। जल हिंदी में ले लीजिए, ज से जल, ज से जाइलम। तो अब नहीं ना कंफ्यूजन होएगा, तो अगर हो जाए तो ये मंत्र मार देना, ठीक है।
जल से जाइलम, फूड से फ्लोएम। अब नहीं भरम होगा कोने के कौन ढोएगा। चलो बहुत चालाक हो तुम लोग, लिख लो। ठीक है सर जी, उसे फ्लोएम कहते हैं, है ना। अब बताओ इतना सारा काम करना है तो कोई अकेला सेल नहीं ना कर पाएगा, इसको बहुत सारी सेल का सपोर्ट चाहिए। जैसे आपके घर में खाना अकेले थोड़ा कोई बनाता है, अरे कोई बर्तन मांज देता है, तो कोई अधान चढ़ा लेता है, तो कोई सब्जी काटने लगता है। इसका मतलब घर की पूरी यूनिट मिलके काम करती है कि ना मनसी। हाँ है ना भाई। अब यहाँ ही है, जैसे सर जी लोग क्या करते हैं, कहे प्यास लगाए तो भेज देते हैं बच्चों पर इमोशनल अत्याचार, नहीं जाओ पानी ले आओ। अब पकड़ो सुनो, अब वो पानी ला रहा है तो इस समय वो जाइलो में अकल जाओ रामलाल के यहाँ से छोला समोसा ले आओ, तब फ्लोयम है। सोच लो, मतलब कोनो बहाने से याद कर लो। इम्तिहान में मत लिखना कि सर जी ऐसे करवाते हैं तो जाइलम है, ये लिखना नहीं, मतलब एक मेमोराइज करने के लिए हो रही है बात। अब ठीक बात है। तो फ्लोएम जो है 4 सेल से बनती है। कितने सेल से, तो लिख लो, फ्लोएम टिश्यू का निर्माण निम्न 4 सेल से होता है। निम्न 4 सेल से होता है। अब ये 4 सेल जानने के लिए कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। तब तक ध्यान रखिए, घर पे खाइए पीजिए सोइए आराम से, कोई दिक्कत